दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के वेरियस प्रोविजंस को देखेंगे और उनमें जो भी रीसेंट डेवलपमेंट हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो भी उससे रिलेटेड मैगज़िम्स हैं उन्हें भी हम देखेंगे, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इंडेक्स से ही हम देखते हैं कि मोस्टली 50% क्वेश्चन जो होता है वो इंडेक्स से ही पूछा जाता है, तो हमें इंडेक्स भी बहुत प्रॉपर याद होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ हम एसेंशियल फैक्ट्स को जान लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, वो गवर्नर की असेंट कब मिली थी, और अगर कोई अमेंडमेंट हुई है तो अमेंडमेंट्स की डेट क्या है, किस ईयर में अमेंडमेंट्स हुई थी, अमेंडमेंट के थ्रू क्या चीज़ें ऐड की गई थी, तो उन पे भी हम एक नज़र देख लेते हैं। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को गवर्नर की असेंट मिली थी 21 मार्च 1908 को, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो इसकी है वो 1 जनवरी 1909 है। इसमें दो अमेंडमेंट्स हुई हैं, एक 1976 में हुई थी और दूसरी 1999 में हुई थी, जो कि 2002 में इन्फोर्समेंट में आई। सीपीसी में टोटल 158 सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर्स हैं। तो सेक्शन जो है वो सब्सटेंटिव पार्ट है और ऑर्डर्स जो दिए हुए हैं वो प्रोसीजरल पार्ट से डील करता है। इसका प्रीएम्बल कंटेन करता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोड्स ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये बेसिकली कंसोलिडेट एंड अमेंड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो सिग्निफाई करता है कि ये एक एग्जॉस्टिव प्रोविजंस हैं। और अगर सेक्शंस में अमेंडमेंट करनी होती है तो वो सेक्शंस में अमेंडमेंट लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट करती है, पर अगर ऑर्डर्स में अमेंडमेंट करनी होती है तो उसको अमेंड करने का पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास होता है। अब हम सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 1 जो है वो बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल जो इसका है वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है इसकी वो 1 जनवरी 1909 है। ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके और सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन करके ये इन एरियाज़ पे भी एप्लीकेबल करा सकती है। फिर सेक्शन 2 है जो डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में कोड की डेफिनेशन दी हुई है। अब सेक्शन 2 में डिक्री को डिफाइन किया गया है। तो हम एक रिकैप ले लेते हैं कि डिक्री की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है और कौन कौन सी चीज़ें डिक्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, ये डिक्री होता है। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ये भी डिक्री है। डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, ये भी डिक्री है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, डिक्री है। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट्स और इंस्टॉलमेंट। मोडिफिकेशन ऑफ स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कोड। नेक्स्ट है ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, ऑर्डर होल्डिंग दैट द राइट टू सूट डज नॉट सर्वाइव, ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। लास्ट है ऑर्डर रिफ्यूजिंग वन ऑफ सेवरल रिलीफ। तो ये जो दी हुई हैं 10 चीज़ें, ये हैं डिक्री की मीनिंग में आती हैं, इन्हें डिक्री कंसीडर किया जाता है। फिर है कि कौन कौन सी डिसीजंस हैं जो डिक्री की मीनिंग में नहीं आते हैं। पहला है डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफ़ॉल्ट। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स। तीसरा है ऑर्डर ऑफ रिमांड, ये भी डिक्री नहीं होता है। ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग एंट्री रिलीफ, ये भी नहीं है। रिटर्न ऑफ प्लेन फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, ये भी डिक्री नहीं होता है। डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल। नेक्स्ट है ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल और ऑर्डर डायरेक्टिंग असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे जो 10 दिए हुए हैं ये डिक्री नहीं होती हैं, और जो हमने पहले 10 देखे हैं ये डिक्री की मीनिंग में आते हैं। इन्हें हमें ध्यान में रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 2 के सब क्लॉज 3 में डिक्री होल्डर को डिफाइन किया गया है। 2 के सब क्लॉज 4 में डिस्ट्रिक्ट है।
2 के सब क्लॉज 5 में फॉरेन कोर्ट को डिफाइन किया गया है। 2 के सब क्लॉज 6 में फॉरेन जजमेंट। 2 सब क्लॉज 7 में गवर्नमेंट प्लीडर। 2 सब क्लॉज 7A में हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया है। 2 सब क्लॉज 7B में इंडिया है। 2 क्लॉज 8 में जज है। 2 क्लॉज 9 में जजमेंट है। 2 क्लॉज 10 में जजमेंट होल्डर है। 2 क्लॉज 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन है। 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट है। 2 क्लॉज 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी है। 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर है। 2 क्लॉज 15 में प्लीडर है। 2 क्लॉज 16 में प्रेस्क्राइब्ड है। 2 क्लॉज 17 में पब्लिक ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। तो पब्लिक ऑफिसर में टोटल 8 कैटेगरी दी हुई है और हम ध्यान रखेंगे कि सरपंच जो होता है वो पब्लिक ऑफिसर नहीं होता है। फिर 2 क्लॉज 18 में रूल्स हैं। 2 क्लॉज 19 में शेयर इन अ कॉरपोरेशन दिया है। 2 क्लॉज 20 में है साइंड। सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स है। तो बेसिकली ये हायरार्की बताता है जिसमें हाई कोर्ट होगा सबसे ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके नीचे सिविल कोर्ट आएगा, फिर सबसे नीचे आएगा स्मॉल कॉजेस कोर्ट। फिर चौथा है सेविंग्स। सेक्शन 5 में है एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स। सेक्शन 6 में है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 7 बताता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट। इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 50 है। फिर है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, इससे रिलेटेड ऑर्डर है ऑर्डर 51। फिर आते हैं हम पार्ट 1 पे जो बताता है सूट्स इन जनरल। इसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट बताया गया है और रेस जुडिकाटा का बार बताया गया है। तो सेक्शन 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा सूट सिविल नेचर का होता है, कौन सा नहीं होता है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सूट ऑफ सिविल नेचर में वेरियस सूट्स कवर होते हैं, जिसमें पहला है सूट्स रिलेटिंग टू राइट्स टू प्रॉपर्टी, सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप, सूट्स रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन। चौथा है सूट्स रिलेटिंग टू राइट्स टू शेयर इन ऑफरिंग्स। नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग, specific performance of contract or for damages for breach of contracts, suit for specific reliefs, suit for restitution of conjugal rights, suits for dissolution of marriages, suits for rent, suits for or on accounts, suit for the right of franchisee, suits for rights to hereditary offices, suits for rights to yajmanvritis, suits against wrongful dismissal from service and for salaries etc. कौन कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम। सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चंस, सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस रीतीज और सेरेमनीज, सूट्स फॉर अपहोल्डिंग मियर डिग्निटी और ऑनर, सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरिंग पेमेंट्स और ऑफरिंग्स। नेक्स्ट है सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट एट्सेट्रा। तो ये जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ये स्पेसिफिक बस प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें और भी सर्कमस्टांसेस हैं जो ऐड हो सकते हैं, बट इसमें से जो ये है सूट्स नॉट ऑफ सिविल नेचर, ये एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इन्हें हमें जो यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हैं वो हमें ध्यान रखना होगा। फिर है सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, इसको रेस सब जुडिस भी बोलते हैं। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है और इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई मैटर, कोई सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर रेस जुडिकाटा का रेस सब जुडिस का एप्लीकेशन नहीं लगेगा और वो सूट फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, ये भी मैंडेटरी प्रोविज़न है, कोर्ट कंसीडर करेगी और इसमें 8 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जिसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उनको एक बार हम क्विक रिकैप ले लेते हैं कि कौन सी एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो हमारा फॉर्मर सूट को डिफाइन करता है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट बताता है। एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो हमारा एक्सप्रेस रेस जुडिकाटा से डील करता है। एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो कंस्ट्रक्टिव
रेस जुडिकाटा से डील करता है। फिर है एक्सप्लेनेशन 6 जो कि बताता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स पे भी रेस जुडिकाटा का बार लग सकता है। एक्सप्लेनेशन 7 है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी रेस जुडिकाटा लगता है। एक्सप्लेनेशन 8 है जो कि 1976 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये कोर्ट के बताता है कि कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड भी हो सकता है और उन पे भी रेस जुडिकाटा का बार लग सकता है। जनरली रिट्स पे भी रेस जुडिकाटा का बार लगता है, बट एक्सेप्शन है कि जो हैबियस कॉर्पस की रिट होती है उन पे रेस जुडिकाटा का बार नहीं लगता है। फिर है सेक्शन 12 जो बार करता है टू फाइल द फर्दर सूट। तो जहाँ पे प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया गया है किसी प्रोविज़न में कि वो सूट फाइल नहीं कर सकता है फर्दर, तो वहाँ पे अगर वो सूट फाइल करता है तो उस पर बार लग जाएगा और वो सूट फाइल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कॉन्क्लूसिव। तो यहाँ पे जनरली जो फॉरेन जजमेंट होती है उसको कॉन्क्लूसिव माना जाता है, लेकिन जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अगर 6 सर्कमस्टांसेस सेक्शन 13 में दिए हैं, अगर उनको वो प्रूफ कर देता है तो वहाँ पे फॉरेन जजमेंट जो है उसको कॉन्क्लूसिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिसमें पहला है वो जो जजमेंट प्रोनाउंस की गई थी फॉरेन कोर्ट के द्वारा, वो कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं था, वो मेरिट्स पे डिसाइड नहीं की गई थी, किसी इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट व्यू लिया गया था, या फिर वो नेचुरल जस्टिस के अपोज्ड है, या फिर वो फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है, और लास्ट है कि अगर वो किसी इंडियन लॉ के ब्रीच के रिस्पेक्ट में जजमेंट आई है। तो ये 6 सर्कमस्टांसेस अगर प्रूव कर दिए जाते हैं तो वो फॉरेन जजमेंट जो है वो कॉन्क्लूसिव नहीं माना जाएगा। फिर है सेक्शन 14 जो प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट को से डील करता है और ये शैल प्रिज्यूम है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सुइंग, जिसमें सेक्शन 15 जो है वो बताता है कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। तो जो सभी सूट हैं वो लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई उस कोर्ट में फाइल किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। तो कुछ मैटर्स होते हैं जहाँ पे वो मैटर हुआ है और वो प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड वहाँ जहाँ पे है वहीं पे वो सूट फाइल किए जाएंगे। तो कोई मैटर अगर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से है तो वो जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहाँ पे सूट फाइल किया जाएगा, या फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी सूट सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे सिचुएटेड है वहीं किया जाएगा, या फॉर क्लोजर सेल और रिडम्पशन के लिए सूट फाइल करना है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर लेना है तो, या फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। तो इन सभी के लिए सूट जो है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड होगा वहीं पे सूट फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 17 सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। तो अगर डिफरेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो जिस भी लोकल जुरिस्डिक्शन में वो चाहे वहाँ पे कर सकता है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। तो अगर अनसर्टेनिटी है कि वो प्रॉपर्टी किस जुरिस्डिक्शन में आएगी तो वहाँ पे कोर्ट जिस भी कोर्ट में वो फाइल कर देता है, जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है तो वो कोर्ट अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लेगी और जो भी उससे रिलेटेड मैटर है वो उसको सॉल्व करेगी और उस पर मैटर को देख लेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 19 सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल्स। नेक्स्ट है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग में तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो कि फर्स्ट इंस्टेंस में आपको कर देना होगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको एपिलेट या रिविजनल कोर्ट में प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शन करने को अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 21A बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। ये 1976 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। नेक्स्ट है
सेक्शन 22 पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। तो ये सेक्शन 22 जो है इसको कंसेप्ट ऑफ फोरम ऑफ कन्वीनियंस भी बोला जाता है, और ये राइट जो होता है ये डिफेंडेंट को बेसिकली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 23 टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन 24 है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। तो सेक्शन 24 में जो जनरल पावर दिया है ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल का, वो हाई कोर्ट के पास है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, और वो ये किसी भी स्टेज पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जो पावर दिया गया है ये कोर्ट अपने खुद के डिस्क्रिशन पे भी एक्सरसाइज कर सकती है, और पार्टीज एप्लीकेशन फाइल करके भी कोर्ट को अप्लाई कर सकती हैं, या पार्टीज़ के एप्लीकेशन पे भी यहाँ पे ट्रांसफ़र और विड्रॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 25 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स एट्सेट्रा। इसके सब क्लॉज 4 में दिया है, 25 के सब क्लॉज 4 में है कि अगर कोई एप्लीकेशन है जो फ्रिवलेस या वेक्सेशियस थी, जो कोर्ट के एक तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए सिर्फ थी, तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी और उस पर फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। जो फ़ाइन जो होगा अमाउंट वो 2000 से ज़्यादा का नहीं होगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सेक्शन 26 डील करता है, ये बोलता है कि जो भी सूट इंस्टीट्यूट किए जाएंगे वो प्लेंट के द्वारा किए जाएंगे और वो सपोर्टेड होगा एफिडेविट से। इसका मतलब है दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट एंड इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। नेक्स्ट है समन्स एंड डिस्कवरीज। तो सेक्शन 27 में है समन्स टू डिफेंडेंट। तो ये सूट फाइल होने के 30 दिन के अंदर में समन भेज दिया जाना चाहिए डिफेंडेंट को, ताकि वो कोर्ट में अपीयर हो सके और अपना डिफेंस ले सके। ये एक्सटेंडेबल होता है अप टू द 90 डेज, और कॉमर्शियल सूट के केस में ये 120 डेज तक एक्सटेंडेबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 28 सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। फिर है सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। सेक्शन 30 है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। तो जो डिस्कवरी का ऑर्डर है ये कोर्ट पार्टीज़ की एप्लीकेशन पे भी दे सकती है और ओन डिस्क्रिशन पे भी दे सकती है। नेक्स्ट है समन्स टू विटनेसेस। सेक्शन 31 है समन्स टू विटनेसेस। तो कोर्ट जो है वो पार्टीज़ को या विटनेसेस को एविडेंस देने के लिए और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन्स भेज सकती है सेक्शन 31 में। सेक्शन 32 है पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। तो अगर सेक्शन 30 में उनको बुलाया गया था और वो अगर नहीं आते हैं तो फिर पेनल्टी क्या क्या लगा सकती है कोर्ट? इशू कर सकती है अ वारंट ऑफ फॉर हिज अरेस्ट। नेक्स्ट है अटैच या सेल कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी को। फ़ाइन इम्पोज कर सकती है जो कि 5000 से ज़्यादा का नहीं होगा, और ये जो फ़ाइन का अमाउंट है ये 2002 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। नेक्स्ट है वो सिविल प्रिजन में भी उनको डाल सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री। तो द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो। तो क्या है? तो ये लाइन बोली जाती है कि डिक्री फॉलोज द जजमेंट। ये स्टेटमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट। सेक्शन 35 है कॉस्ट। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है, एंड कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट। ये स्टेटमेंट है जो कॉस्ट के रिगार्डिंग में यूज़ किया जाता है, कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट। और अगर कोर्ट जो है डायरेक्ट करती है दैट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, तो कोर्ट को वहाँ पे रीज़न स्टेट करना होगा इन राइटिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 35A कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम और डिफेंसेस। तो इसमें जो अमाउंट है फाइन का वो लगाया जा सकता है 3000, या जो पिक्यूनरी लिमिट है उस जो कोर्ट की वो उन दोनों में से जो भी लेस है वो लगाया जाएगा। फिर है सेक्शन 35B कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले।
और जो सेक्शन 35 में कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लगाई जाती है, ये एक अपीलेबल ऑर्डर होता है। पार्ट 2 जो है वो एग्जीक्यूशन से डील करता है। इसमें सेक्शन 36 जो है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। नेक्स्ट है 37, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री। नेक्स्ट है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। 38 है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। तो a decree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है डिग्री का, ये ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 40, ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री टू कोर्ट्स इन अनदर स्टेट। नेक्स्ट है सेक्शन 41, रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड। नेक्स्ट है सेक्शन 42, पावर्स ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 42। इसमें है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री सेंट टू इट शैल हैव द सेम पावर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री एज इफ इट हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ। फिर से देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जिसके पास डिक्री भेजी गई है, उसके पास सेम पावर होगा उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने का जैसे कि उस कोर्ट ने ही डिक्री को पास किया हो। नेक्स्ट है सेक्शन 43, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। नेक्स्ट है सेक्शन 43, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। नेक्स्ट है सेक्शन 44A, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। सेक्शन 44A को हम सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ CPC के साथ भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 45, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट है सेक्शन 46, प्रिसेप्ट। तो इसमें प्रिसेप्ट में अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, कोर्ट जो है वो अटैच कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को जो कि बिलोंग करता है जजमेंट डेटर, और वो ही जो प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट मैटर थी किसी सूट में। तो और ये जो प्रिसेप्ट है वो 2 महीने से ज़्यादा के लिए कंटिन्यू नहीं रहेगा, सिर्फ 2 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा एक बार में। नेक्स्ट है सेक्शन 47, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो जाता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, तो वो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वही उस मैटर को डिसाइड करेगी और डिटरमाइन करेगी। उसी कोर्ट के द्वारा ये किया जाएगा जब वो डिक्री एग्जीक्यूट की जाएगी। उसे सेपरेट सूट फाइल करके डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोला गया है सेक्शन 47 में। नेक्स्ट है सेक्शन 49, ट्रांसफरी। सेक्शन 50 है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में एग्जीक्यूटर, हिंदू को पार्षनर, एडमिनिस्ट्रेटर, मैरिड डॉटर, इंटरमीडिएटर्स, ये सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीनिंग में आते हैं। फिर है प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन। तो सेक्शन 51 से 54 तक प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन दिया हुआ है। पहला है सेक्शन 51, पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। तो डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पे किस किस तरीके से एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है, कौन कौन से एग्जीक्यूशन के ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो पहला है बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बाय अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट। तीसरा है अरेस्ट या डिटेंशन करके। चौथा है रिसीवर अपॉइंट करके भी एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। और पांचवा है इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर। और अगर कोई मनी डिग्री है तो वहाँ पे डिटेंशन नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट कोई स्पेसिफिक रीज़न ना दे दे, और ऑर्डर देने से पहले कोर्ट को रीज़न जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा। सेक्शन 51 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया गया जॉली जॉर्ज वर्गीस वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन के केस में। नेक्स्ट है सेक्शन 52, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट एलआर्स। सेक्शन 53 है लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेक्शन 54 है
पार्टीशन ऑफ स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेक्शन 55 है अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट या डिटेन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 56 प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। तो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, इसमें मैंडेटरी किया गया है कि अगर कोई मनी डिक्री है तो उसमें वुमेन को डिक्री को एग्जीक्यूट करने में उसको ना अरेस्ट किया जाएगा और ना ही डिटेन किया जाएगा, इसको प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 57 सब्सिस्टेंस अलावेंस। तो ये जो सब्सिस्टेंस अलावेंस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। रैंक, रेस और नेशनैलिटी के बेस पे ये मंथली अलावेंस की तरह पेएबल होता है और ये जो अमाउंट होता है ये जजमेंट डेटर को दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 58 डिटेंशन एंड रिलीज़। तो कोई अगर मनी डिक्री है वो 2000 से कम की है तो वहाँ पे कोई डिटेंशन नहीं होगा, पर अगर जो मनी डिक्री का अमाउंट है वो 2000 से 5000 के बीच में है तो डिटेंशन जो है वो 6 वीक्स का होगा, और अगर वो 5000 से ज़्यादा का है तो वहाँ पे जो डिटेंशन है वो 3 महीने तक का हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। और वो जो अमाउंट है जो डिटेंशन के लिए लगाया गया था वो जो अमाउंट है वो पेएबल होगा टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन। जहाँ पे उसको रखा गया है, जजमेंट डेटर को जहाँ पे रखा गया है वो उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन को पेएबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 59 रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। सो एट एनी टाइम आफ्टर अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर कोर्ट जो है कैंसिल कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सीरियस इलनेस। नेक्स्ट है अटैचमेंट। सेक्शन 60 बताता है प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो बेसिकली किन किन प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है और किन्हें नहीं किया जा सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो किन्हें किन्हें देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो अटैचेबल हैं। तो लैंड, हाउस, अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ फॉर मनी, डेट्स, शेयर्स इन अ कॉरपोरेशन एंड ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जजमेंट डेटर से बिलोंग करती हैं वो अटैचेबल होंगी। नेक्स्ट है हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो अटैच नहीं की जा सकती है। तो पहला है वियरिंग अपैरल, कुकिंग विशल, बेड्स, बेडिंग ऑफ जजमेंट डेटर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। टूल ऑफ आर्टिसंस, जो कि मान लो कि जजमेंट डेटर जो है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है तो या एनिमल हस्बेंड्री करता है तो वो जो टूल ऑफ आर्टिसंस यूज़ करता है उसको भी नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक उसका लिवलीहुड का एक वही साधन है। फिर है हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, एन एग्रीकल्चरलिस्ट और लेबरर और डोमेस्टिक सर्वेंट एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम। फिर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। अ मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, इसको भी नहीं किया जा सकता है। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, ये भी अटैचेबल नहीं है। स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज़ अलाउड टू पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी अटैचेबल नहीं है। द वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ये भी अटैचेबल नहीं होता है। फिर है सैलरी का 2/3 पार्ट अटैचेबल नहीं होता है। मेंटेनेंस का 1/3 पार्ट अटैचेबल नहीं होता है। फिर है पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अगर कोई है तो वो भी अटैचेबल नहीं होगी। कोई राइट है टू फ्यूचर ऑफ मेंटेनेंस, वो भी नहीं होता है अटैचेबल। नेक्स्ट है सेक्शन 61 पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो अगर कोई लैंड है जिस पे कृषि की हुई है और उसको अटैच करना है तो वो जब तक वो फसल कट नहीं जाती है तब तक उसको अटैच नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 62 सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। नेक्स्ट है
सेक्शन 63 प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। नेक्स्ट है सेक्शन 64 प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। फिर है सेल, सेक्शन 65 बताता है परचेजर्स टाइटल। सेक्शन 66 रिपील्ड हो चुका है। सेक्शन 67 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। नेक्स्ट है सेक्शन 73 प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिक्री होल्डर्स। तो ये रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, सेक्शन 74 रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। तो कोई अगर जो जजमेंट डेटर है वो रेजिस्ट कर रहा है और एग्जीक्यूशन को परफॉर्म नहीं होने दे रहा है सही से, तो कोर्ट जो है वो डिक्री होल्डर के या परचेजर के इंस्टेंस पे उसको डिटेन कर सकती है, और जो डिटेंशन होगा वो 30 दिन के से ज़्यादा का नहीं होगा। नेक्स्ट है पार्ट 3 डील करता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स से, जो कि 75 से 78 तक दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला कमीशन। सेक्शन 75 है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 26 है। इसमें है कि कब कब कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकती है। पहला है टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, टू मेक अ पार्टीशन, टू होल्ड अ साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, to conduct sale of property which is subject to speedy and natural decay. Next है to perform any ministerial act. Next है section 76 commission to another court. Section 77 है letter of request। तो ये जो letter of request है ये एग्जामिन करने के लिए, विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए इशू किया जाता है, ऐसे विटनेसेस जो कि इंडिया में नहीं हैं। फिर है सेक्शन 78 कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। नेक्स्ट पार्ट 4 सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर एंड देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो सेक्शन 79 जो है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो अगर कोई सूट फाइल किया जाता है बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो रेफर किया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया के नेम से, और अगर कोई सूट बाय और अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट के नाम से रेफर किया जाएगा। आर्टिकल 300 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी इसी के रिगार्डिंग में बात करता है। फिर है सेक्शन 80 ये नोटिस से डील करता है कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है तो वहाँ पे एक मैंडेटरी नोटिस है जो देनी होती है। तो पहले एक 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होता है। वो 2 महीने का जब नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर ही हम सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। और ये नोटिस जो है वो किसको सर्व की जाएगी, तो अगर जो सूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो वो जो भी सेक्रेटरी होंगे उस गवर्नमेंट के उनको दी जाएगी। अगर वो रेलवे के खिलाफ सूट फाइल करना है तो जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे को जो नोटिस है वो सर्व की जाएगी। और अगर स्टेट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो जो चीफ सेक्रेटरी होंगे उस गवर्नमेंट के उनको वो नोटिस सर्व की जाएगी। सेक्शन 81 जो है वो एग्जेम्प्ट करता है पब्लिक ऑफिसर्स को फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। फिर है सेक्शन 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी डिक्री आएगी उसका एग्जीक्यूशन डिक्री आने के डेट से 3 महीने के बाद ही कराया जाएगा। नेक्स्ट है सूट्स बाय एलियन एंड बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स एम्बेसडर एंड इनवॉइस। तो 83 है व्हेन एलियंस में सू। 84 है व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सू। सेक्शन 85 है persons specially appointed by government to prosecute or defend on behalf of foreign rulers. Section 86 बहुत इंपॉर्टेंट है suits against foreign rulers, ambassadors and envoys. तो बेसिकली ये वर्क करता है एज एन एक्सेप्शन टू
सॉवरेन इम्यूनिटी। और ये जो सेक्शन 79 में था, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 27 है। नेक्स्ट है 87A, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड रूलर्स। नेक्स्ट है इंटरप्लीडर्स। इंटरप्लीडर सूट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 35 है। नेक्स्ट है पार्ट 5, स्पेशल प्रोसीडिंग्स। इसमें बेसिकली आर्बिट्रेशन, मीडिएशन के बारे में दिया हुआ है। तो सेक्शन 89 जो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट से डील करता है। ये 1999 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था और ये जो है इनफोर्स में आया था 1 जुलाई 2002 को, और ये मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया था। तो हम सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे करा सकते हैं कोर्ट के अलावा? तो एक हम आर्बिट्रेशन के थ्रू करा सकते हैं, कंसिलिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट्स थ्रू लोक अदालत, और मीडिएशन। इसमें निगोसिएशन नहीं आता है, निगोसिएशन के थ्रू हम सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं आउट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 90, पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। तो इसको हम फ्रेंडली सूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक न्यूसेंसेस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। तो सेक्शन 91 जो है वो पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग इन पब्लिक से डील करता है। तो जो पब्लिक न्यूसेंस के केस में सूट फाइल किया जाता है वो एडवोकेट जनरल के थ्रू भी किया जा सकता है, या विद द लीव ऑफ कोर्ट बाय 2 or more persons इवन दो नो स्पेशल डैमेजेस हैज़ बीन कॉज्ड। फिर है सेक्शन 92 जिसको जो पब्लिक चैरिटीज से डील करता है, और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 6 जो कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग से डील करता है। 94 और 95 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स दी हुई हैं। सेक्शन 94 है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो क्या क्या सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इशू कर सकती है अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट। नेक्स्ट है वो डायरेक्ट कर सकती है डिफेंडेंट को टू फर्निश सिक्योरिटी, ग्रांट कर सकती है अ टेम्पोररी इंजंक्शन इन केसेस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट। नेक्स्ट है अपॉइंट कर सकती है रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और लास्ट में वो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स भी दे सकती है। अगर वो कोर्ट के कंसिडरेशन में जस्ट एंड कन्वीनियंट है तो कोर्ट इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 95, कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। तो अगर ग्राउंडलेसली किसी को अरेस्ट किया जाता है तो जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अप्लाई करेगा, और जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट होगा वो 50,000 तक लगाया जा सकता है। जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो 50,000 से एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट है पार्ट 7 जो अपील से डील करता है। पहला है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। तो जो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री है ये इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 41 है। तो एक्स पार्टी अगर कोई डिग्री आती है तो वहाँ पे अपील हो सकती है, बट अगर कोई कंसेंट डिग्री या कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री है तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती है। और अगर किसी ओरिजिनल सूट में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 10,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है तो वहाँ पे भी अपील लाई नहीं करेगी, एक्सेप्ट अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो। और ये 1976 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। 96 का जो सब क्लॉज 4 है वो 1976 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 97, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। नेक्स्ट है 98, डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 or more जजेस। नेक्स्ट है 99, नो डिग्री टू बी रिवर्स्ड और मोडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन। फिर है 99A, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मोडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड। ये जो सेक्शन 99A है इसको भी 1976 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था।
नेक्स्ट है अपील्स फ्रॉम एपिलेट डिग्री, इसको ऑर्डर 42 के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 100 है सेकेंड अपील, 100 है नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 101 है सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स। फिर है सेक्शन 102 नो सेकेंड अपील इन सर्टेन केसेस। तो जहाँ पे सूट का जो अमाउंट है वो 25,000 से अगर एक्सीड नहीं कर रहा है, 25,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे सेकेंड अपील लाई नहीं करेगी। फिर है सेक्शन 103 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, इससे रिलेटेड जो ऑर्डर दिया हुआ है वो ऑर्डर 43 है। 104 में है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील्स लाइज। तो यहाँ पे सेक्शन 35A है, सेक्शन 91, 92, सेक्शन 95, यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स इनमें दिए जाते हैं यहाँ पे अपील जो है वो लाई करती है। सेक्शन 105 है अदर ऑर्डर्स। सेक्शन 106 है व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स। नेक्स्ट है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील। तो सेक्शन 107 है पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट। तो एपिलेट कोर्ट को कौन कौन से पावर होते हैं, वो केस को फाइनली डिटरमाइन कर सकता है, रिमांड कर सकता है, वो इश्यूज फ्रेम कर सकता है और रेफ़र कर सकता है ट्रायल के लिए, एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है या फिर कोई अदर एविडेंसेस भी रिक्वायर्ड है तो वो उन्हें भी ले सकता है। नेक्स्ट है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑर्डर 45 जो है वो अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। यहाँ पे है सेक्शन 109 व्हेन अपील्स लाइज टू सुप्रीम कोर्ट। तो जहाँ पे केस में इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस और जहाँ पे हाई कोर्ट को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, तो वहाँ इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी। नेक्स्ट है पार्ट 8 रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन। तो सेक्शन 113 जो है वो रेफरेंस टू हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। तो रेफरेंस जो है बेसिकली जो फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में टू सीक द ओपिनियन इन नॉन अपीलेबल केसेस, जहाँ पे किसी ऑर्डिनेंस रेगुलेशन या किसी एक्ट की वैलिडिटी पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो वहाँ पे नॉन अपीलेबल केसेस में तो वहाँ पे हाई कोर्ट को रेफ़र किया जाता है कि वो अपना ओपिनियन दे उस पर। फिर है सेक्शन 114 जो कि रिव्यू से डील करता है और रेफरेंस से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 46 है। ऑर्डर सेक्शन 114 रिव्यू, इसका मतलब होता है जुडिशियल री एग्जामिनेशन बाय सेम जज इन द सेम कोर्ट विच पास द डिग्री। रिव्यू से रिलेटेड ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 47 है। नेक्स्ट है 115 रिवीजन। तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पे रिवीजन बेसिकली नहीं रेफ़र किया जाता है और रिवीजन भी जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सो पार्ट 9 से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पार्ट 10 को भी हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। 121 में है इफेक्ट ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल। 122 में है पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। 123 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स कमिटी इन सर्टेन स्टेट। 124 है कमिटी टू रिपोर्ट टू हाई कोर्ट। 125 है पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। 126 है रूल्स टू बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल। 127 है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। 128 है मैटर्स फॉर विच रूल्स में प्रोवाइड। 129 है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स एज देयर ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर। 130 है पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स एज टू मैटर्स अदर देन प्रोसीजर। 131 है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। फिर है पार्ट 11 मिसलेनियस, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर है सेक्शन 131 एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। तो ऐसी वुमेन्स जो कि जिनके कस्टम्स अलाउ नहीं करते हैं पब्लिक अपीयरेंस से, लाइक पर्दा नशीन लेडीज़ हुई, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो पर्सनली अपीयर नहीं होंगी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने।
नेक्स्ट है सेक्शन 133 एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन्स। तो सेक्शन 133 में कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो कोर्ट के सामने पर्सनली अपीयर नहीं होंगे, जिसमें है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द पर्सन्स टू होम सेक्शन 87B अप्लाइज। 87B बेसिकली राजा रजवाड़ों से डील करता है, तो उन्हें भी पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 134 अरेस्ट अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। फिर है सेक्शन 135 एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। नेक्स्ट है 135A एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। तो इन्हें भी एग्जेम्प्ट किया गया है और यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि 40 डेज वो हम याद रखेंगे, 40 दिन का समय उसको याद रखना है एग्जाम पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है 136 प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इन आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। फिर है सेक्शन 137 लैंग्वेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी वही लैंग्वेज होगी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की। नेक्स्ट है 138 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। नेक्स्ट है 139 ओथ ऑन एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्टर्ड। सेक्शन 140 है एसेसर्स इन कॉज ऑफ सैल्वेज एटसेट्रा। 141 मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 142 है ऑर्डर्स एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग। नेक्स्ट है 143 पोस्टेज। फिर है 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है 145 इन्फोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। 146 प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। सेक्शन 148 है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। सो यहाँ पे कोर्ट जो है वो इन टोटल 30 डेज एक्सटेंड कर सकती है, इनलार्ज कर सकती है टाइम पीरियड को। फिर है 148A जो कि 1976 से ऐड हुआ था, राइट टू लॉज अ केवियट। तो यहाँ पे जो केवियट का टाइम पीरियड होता है, वैलिडिटी होती है, वो 90 डेज की होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 149 पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। इसको डॉक्ट्रीन ऑफ रिलेटिंग बैक भी बोलते हैं और ये ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ या कोर्ट सुओ मोटो भी उसके पास राइट है कि वो कोर्ट फीस को डेफिसिट कर सकती है। फिर है 150 ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। सेक्शन 151 है सेविंग्स ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए नेसेसरी है और अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का यूज़ करके डिसीज़न ले सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 152 अमेंडमेंट्स ऑफ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर्स। तो जहाँ पे जजमेंट डिक्री या ऑर्डर्स में क्लैरिकल या अर्थमेटिकल एरर या मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पे कोर्ट किसी भी टाइम पे या तो पार्टीज़ की एप्लीकेशन पे या तो ओन मोशन पे वो अमेंडमेंट्स कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 153 जनरल पावर्स टू अमेंड। तो कोर्ट एट एनी टाइम एंड ऑन द टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज अमेंड एनी डिफेक्ट और एरर इन एनी प्रोसीडिंग इन द सूट, जहाँ पे नेसेसरी है उस अमेंडमेंट को करना। सेक्शन 153 जो है वो रेसिड्यूरी प्रोविजन की तरह डील करता है। फिर है सेक्शन 153A पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। तो यहाँ पे अपीलेट कोर्ट डिसमिस कर सकती है। नेक्स्ट है 153B प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट। नेक्स्ट है 157 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स अंडर रिपील्ड इनैक्टमेंट। नेक्स्ट है 158 रेफरेंस टू CPC एंड अदर रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। एंड में हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 11 से रिलेटेड कुछ मैगजीम्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रहने चाहिए। पहला है
नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो यूना एडम कॉजा, नो पर्सन शैल बी वेकेस्ट ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। नेक्स्ट है नेमो डेबिट बिस प्यूनेरी प्रो यूनो डेलिक्टो, इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम रॉन्ग। फिर है एक्सेप्शियो रेस जुडिकाटा, इसका मतलब है अ प्रीवियस जजमेंट इज टू बी अ बार टू सब्सिक्वेंट सूट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिपब्लिकी उत्सित फिनिस लिटियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू एंड द लिटिगेशन। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ पे रेस जुडिकाटा का बार लगता है और कहाँ पे रेस जुडिकाटा का बार नहीं लगता है। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उन पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स पे और जजमेंट्स पे रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होता है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। विल पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। अबेटमेंट जो है ऑर्डर 22 रूल 9 में उस पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। अपील्स पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। एंट्रीम ऑर्डर्स पे जो रेस जुडिकाटा है वो एक्सप्रेसली अप्लाइड नहीं होता है, पर अगर ब्रॉड स्पिरिट में देखें तो रेस जुडिकाटा एंट्रीम ऑर्डर्स पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर अल्टरनेटिव प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है, पर इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स जो हैं उन पे रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन नहीं लगता है। फिर है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो है उस पे रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन लगता है। विड्रॉल ऑफ सूट्स पे रेस जुडिकाटा का बार नहीं लगता है, बट जो विड्रॉल ऑफ सूट होता है उस पे वो स्टॉपेल से बार हो जाता है।